नमस्कार। एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की, जलवायु परिवर्तन की और कविताओं की। लेकिन उसके पहले आज हम नज़र डालते हैं आज की कार्यक्रम की। हम शुरुआत करेंगे आज की तिथि के साथ। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2080 श्रावण माह कृष्ण पक्ष की दशमी है, 10 अगस्त दिन गुरुवार। तो ये आज की तिथि हमने बताई। श्रावण मास का अधिक मास चल रहा है सावन माह का, और अगर हम बात करें तो लगातार इस बार 2 माह का जो है सावन पड़ा है। और यही कारण है कि देवालयों में और ख़ास तौर पर जो शिव मंदिर है यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ, आस्था में डूबे हुए भक्त नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले नज़र डाल लेते हैं आज के विचार पर। सूरज की किरणें जब पड़ती हैं धरती पर, तभी होता है नया सवेरा। पेड़ लगाओ धरती बचाओ, तभी कर पाओगे इस पर बसेरा। तो दर्शकों, आपने शुभ विचार भी सुना होगा और बात हो रही है जलवायु परिवर्तन की। और किस तरीके से धरती पर अगर रहना है तो कहीं ना कहीं आपको धरती का जो है संरक्षण भी करना होगा, उसको हरा भरा भी बनाना होगा। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले नज़र डाल लेते हैं कि आज के दिन में क्या इतिहास है और क्या खास बातें हैं। एक झलक उसकी देखते हैं। और आज अगर हम बात करें तो 1822 में सीरिया में विनाशकारी भूकंप से 20,000 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1793 में विश्व में सबसे अधिक देखे जाने वाली कला संग्रहालय लूवर को खोला गया था। यहाँ पर 536 से ज़्यादा जो तस्वीरें हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1894 में भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म हुआ था। वहीं 1979 में उपग्रह SLV-3 का प्रक्षेपण किया गया था और इसके अध्यक्ष उस दौरान तत्कालीन अगर हम बात करें तो मशहूर जो साइंटिस्ट थे APJ अब्दुल कलाम वो थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2008 में चेन्नई के एक लैब में एंटी वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया था। और इसी के साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। और ये अगर हम बात करें तो WHO ने इस दिवस को मनाने की आज से शुरुआत की थी। और यही कारण है क्योंकि अगर हम देखें तो आज की तिथि के बारे में भी हमने आपको बताया, शुभ विचार से भी आपको अवगत कराया, और आज के दिन में क्या इतिहास है खास इससे भी आपको अवगत कराया। और डेंगू की बात जब हो रही है, क्योंकि सावन का माह है और लगातार बारिश का दौर भी देखा जा रहा है, कहीं अधिक बारिश भी हो रही है, तो हमारी भी आपसे अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर के आसपास और घर में भी जल भराव ना होने दें। क्योंकि डेंगू की बीमारी एक बार आपको हो गई तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। और इस परेशानी से बचने का एक ही साधन है कि पानी जमा ना होने दें, अपने आसपास सफाई रखें। और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण की, जलवायु परिवर्तन की, और कविताओं की बात भी होगी। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या कारण है जलवायु परिवर्तन के, क्या कारण है कि हमको पर्यावरण को अब संरक्षित करने की बात करना पड़ रही है, और कविताओं में किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण दिखता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान है, सबसे पहले आपसे उनकी मुलाकात करा देता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर माधुरी दीक्षित जी हैं, भूगोल विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है मैम दूरदर्शन में आपका। इसके साथ साथ हमारे साथ पर्यावरणविद भी हैं यहाँ पर राजनारायण रघुवंशी जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दो विशेष मेहमान हैं। कविताओं की बात भी हम करेंगे कार्यक्रम में आगे, लेकिन सबसे पहले जलवायु परिवर्तन क्या है और क्यों इसको लेकर आज हर जगह चर्चा हो रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो सावन का पवित्र माह भी है, मानसून देखने को मिल रहा है, लेकिन एक नई चीज़ इस बार नज़र आ रही, और वो चीज़ साफ तौर पर यह है कि कहीं पर अत्यधिक वर्षा है और कहीं पानी के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। कहीं पर 1 घंटे में इतना पानी गिर जा रहा है कि त्राही त्राही मच रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन है। और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जलवायु परिवर्तन है। हमारे साथ माधुरी दीक्षित जी भी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये टेलीफोन संजीवनी कार्यक्रम है। टेलीफोन के जरिए आप हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर सकते हैं। हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार
दिखाए जा रहे हैं और उस पर आप जो है कॉल करके, टोल फ्री नंबर भी है, उस पर आप कॉल करके हमारे विशेषज्ञ जो हैं उनसे अपना जो सवाल है वो सवाल भी पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा अगर आपके मन में है तो उसका समाधान भी आपको मिलेगा। तो आप दर्शक जो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर टेलीफोन नंबर आपको दिख रहे हैं उस पर कॉल करके हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और सीधे माधुरी मैम के पास चलेंगे। माधुरी मैम, आप भूगोल को काफ़ी अच्छे तरीके से न सिर्फ समझती हैं बल्कि प्रैक्टिकल भी आप लगातार कई जगह यात्राएं भी करती हैं और हाल में आपने यात्रा भी की है। तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि आज हर जगह बात हो रही है जलवायु परिवर्तन की, चिंता भी की जा रही है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन होता क्या है? जलवायु परिवर्तन ये अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है जी। इसमें धीरे धीरे कई वर्षों तक से परिवर्तन होता जा रहा है और मनुष्य इसको समझने में थोड़ा देरी कर रहा है और इसका हमारे ऊपर बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। आप अभी देख रहे हैं हाल ही में और कि कितनी अधिक वर्षा के कारण हमने कितने सारा भूस्खलन देखा, यहाँ तक कि यमुना नदी में बाढ़ आने से दिल्ली में त्राही त्राही मच गई और बहुत सारे उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है जैसे चेरापूंजी और मांचीराम है जहाँ वर्षा दुनिया में सबसे अधिक 1200 सेंटीमीटर जो वर्षा होती थी, अब वहाँ वर्षा की मात्रा कम हो गई। इवन हमारा सावन का इतना सुंदर महीना चल रहा है और इस महीने में आप देखिए कि बाहर अभी बारिश नहीं हो रही है और बारिश होने की अभी संभावना भी नहीं दिख रही है जी। तो ऐसा कुछ ये परिवर्तन जो है ये ही जलवायु परिवर्तन का जो हमें समक्ष दिखाई देता जा रहा है और इस परिवर्तन के बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हम देख रहे हैं और ये प्रभाव समाज में दिख रहे हैं हमें और इन सभी जलवायु परिवर्तन में बहुत कुछ हम लोग सहभागी है, मतलब मनुष्य ही इसका सहभागी है जिसने इस परिवर्तन को जन्म दिया है। और बाकी एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, धरातलीय प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे जलवायु चक्र है जिनमें गैप होने से या जिनमें उस चक्र में व्यवधान होने से, ये चक्र में रुकावट होने से तापमान की बढ़ोतरी होती जा रही है, अधिक ठंड पड़ने लग गई है, गर्मी की रूप से। मतलब जो जलवायु परिवर्तन है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल जो है मानव जीवन का है, मानव का है, क्योंकि प्रकृति से लगातार दोहन तो कर लिया लेकिन प्रकृति को वापस दिया नहीं। यही कारण है कि अब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। लौटूंगा मैम आपके पास, हमारे साथ पर्यावरणविद राजनारायण रघुवंशी जी भी मौजूद हैं। राजनारायण जी के पास चलेंगे। राजनारायण जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ आप पर्यावरणविद भी हैं, पेड़ों को लेकर लगातार काम भी करते हैं और एक स्मार्ट ट्री का कंसेप्ट भी आप लेकर आए, लेकिन आपको क्या लगता है कि आजकल दो शब्द बड़े मतलब इस तरीके का हम कह सकते हैं कि एक प्रचलन में चल चुके हैं कि हाँ ट्रेंड में है कि कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण भी करना है, लेकिन धरातल पर वो चीज़ें नजर नहीं आती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। इसके पीछे सर जैसे मैम ने बताया कि जलवायु परिवर्तन जो है कि समय पे जो भी हमारा एक पूरा मौसम चक्र था वो डिस्टर्ब है कि बारिश के समय पे बारिश होनी चाहिए, ठंडी के समय पे ठंडी, गर्मी के समय पे गर्मी। तो इसका मेन रीज़न है सर कि जिस तरह से हमारी पूरी धरती के ऊपर जो ग्रीन डेंसिटी थी उसको, जो हमारी लेविसिक लाइफ रही और हमारी ह्यूमन जो नीड्स रही, तो हम उसको डे बाई डे कम कम करते चले गए और हमने कंक्रीट के जंगल बहुत सारे खड़े कर दिए जहां हम देखें उस तरह की चीज़ें, बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये तो मैं मानता हूँ कि ये एक मानव जीवन का हिस्सा है, ग्रोथ तो आपको चाहिए। हमें पैरेलली क्या करना पड़ेगा कि जिस तरह मैंने एक हाई राइज बिल्डिंग बनानी है उसके लिए मैंने अगर 100 ट्रीज को वहां से रिप्लेस किया है तो मुझे ट्राई करना चाहिए कि मैं 500 दूसरे ट्रीज उतने ही कम समय में जो ग्रोथ कर सके मैं वहां पे दूसरे प्लांट करूं। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया धरातल पे जो आप बोल रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, धरती को जलवायु परिवर्तन में जैसे हम आगे बढ़े तो हम इसको बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी धरती को हम अगर ग्लोब बोल लें और धरती को अगर माँ बोल लें तो क्या हो रहा है कि माँ को बुखार है। बुखार किस वजह से कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम जिस तरह का सुबह से शाम तक कोई पॉलीथीन का यूज़ है, हम एसी का जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कार्बन जिस तरह से हम कार हमारी यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कार्बन को इमिट करती हैं, कार्बन का उत्सर्जन करती हैं और उत्सर्जन की वजह से धरती का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता है जी। आप लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो मैं मानता हूँ कि इस धरती पे जो पेड़ है वो भगवान शिव के फॉर्म में साक्षात है जी। जैसे शिव को हम बोलते हैं कि वो सारा धरा का जो है वो पॉइजन ले लेते हैं, अमृत देते हैं। तो मैं जब स्टडी करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि वो पेड़ ही तो है कि वो हमारे हिस्से के सारे पॉइजन ले रहा है और बदले में हमें ऑक्सीजन दे रहा है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स दे रहा है, अच्छी अच्छी क्रॉप्स हो रही हैं। तो हमें
कहीं ना कहीं इस तरफ जाना पड़ेगा कि पूरे ग्लोब के अराउंड द अर्थ, अराउंड द ग्लोब, हम जो ग्रीन डेंसिटी थी हमारी उसको हम किस तरह से बढ़ाएं। तो उसमें हमारे जो भी प्रयास हैं, जिस तरह से हमने देखा कि इसको कैसे किया जा सकता है, तो जब प्लांटेशन हम देखते हैं, हम हमेशा वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन उस प्लांटेशन का जो सर्वाइवल जब हम रेशो देखते हैं तो 15-20% से ज़्यादा निश्चित रूप से सर्वाइवल 15-20% हो जाता है। और यही कारण है, समस्या यही है, जिस तरीके से राजनारायण जी भी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगातार प्रकृति से दोहन तो हो रहा है, लेकिन प्रकृति को जो वापस देने की बात है वो गंभीरता से नहीं हो रही। और यही कारण है कि इस तरीके से बातें हो रही हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बातों से बात नहीं बनेगी। अभी ये प्रकृति का एक संकेत है, अगर अभी भी नहीं माने तो आने वाले दिनों में जो स्थितियां हैं वो और भी विकराल हो सकती हैं। माधुरी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मैम, आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर एक लोगों के मन में एक तरीके से भ्रांति भी ये होती है कि अगर हम यहाँ कहें कि हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं घट रही, ये उस शहर या उस देश में हो रहा है तो वहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, जबकि ऐसा है नहीं। इम्पैक्ट धीरे धीरे करके पूरे ग्लोब पर नज़र आता है। अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, सारे देश जो है चिंता कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारत की अगर हम बात करें, क्योंकि भारत लगातार एक युवा देश है, विकसित विकासशील देश है, लगातार विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है। रोकना चाहूँगा मैम आपको, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ। जी स्वागत है अशोक जी आपका। जानना चाहता हूँ जी जी कि ये डीजल और पेट्रोल है इतनी मात्रा में जल रहा है, इसके साथ साथ लकड़ी और कोयले ये सब जलता है जी इसको रोकने के लिए कौन से उपाय हैं? इसमें तो कोई उपाय पता नहीं चलता है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों कम से जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने वालों को प्राथमिकता दी जाए, तो इससे क्या कुछ वातावरण में गड़बड़ी जो हो रही है वो कम हो जाएगी। तो जी इसके बिल्कुल। लिए शासन ने क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी माधुरी मैम, आपसे सवाल था सीधे तौर पर, बड़ा गंभीर सवाल है, लोग चिंतित हैं भी इसको लेकर जी जी कि लगातार पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग हो रहा है, ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, कैसे देख रही हैं आप? जी, इससे बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और उससे पृथ्वी का तापमान या धरातल का तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। शासन ने तो बहुत जगह ट्रेल बनाई है साइकिल के लिए जी। और ताकि हम लोग अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग करें और 4 व्हीलर का उपयोग कम करें, ताकि प्रदूषण भी मतलब ना हो और ऊर्जा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है वो भी कम हो। और ये हो भी रहा है प्रयास। आप देख रहे हैं कि अभी जो युवा पीढ़ी है वो साइकिल का उपयोग अभी बहुत अधिक कर रहा है, हालांकि वो कसरत के रूप में कर रहे हैं उसको, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में वो उसके लिए जागरूक तो हो रहे हैं और उनका प्रयास निरंतर जारी निश्चित रूप से अगर साइकिलिंग करेंगे तो सेहत भी फिट होगी और अर्थ भी फिट होगा, पर्यावरण भी फिट रहेगा। जी। बिल्कुल मैम, एक चीज़ और समझना चाह रहा था मैं कि अगर हम जलवायु परिवर्तन की जिस तरीके से पहले मैं आपसे जानना भी चाह रहा था कि बात करते हैं तो बात सिर्फ लोग अपने रीजन की करने लगते हैं, मेरे शहर मेरा प्रदेश, लेकिन ये बात मेरे शहर मेरे प्रदेश की नहीं, पूरे ग्लोब की है। तो इसमें आप क्या समझती हैं या कैसा आप देखती हैं इस विषय को कि अगर बात जब जलवायु परिवर्तन की आती है तो लोगों के मन में जो ये भ्रम होता है, क्योंकि ये तो साफ है कि कहीं पर अगर एल नीनो, हम देख रहे हैं कि आजकल तूफान लगातार आ रहे हैं, वो आता है तो उसका प्रभाव सिर्फ कुछ देशों पे नहीं पूरे ग्लोब पर नजर आता है, कहीं पर बरसात के रूप में, कहीं पर गर्मी के रूप में और कहीं पर हवा आंधी तूफान के रूप में भी। जी जी। और ये भी है कि जैसे पृथ्वी का जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो तापमान बढ़ता जा रहा है, इसका प्रभाव अंटार्कटिका से लेके समुद्री तटीय कछुओं तक। अंटार्कटिका में जो सफ़ेद भालू मिलते थे और जो अफ्रीका के तटों पे कछुए प्राप्त होते थे, और मतलब हमारी जैव विविधता पे भी, हमें इको बैलेंस पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है, बहुत सारे जंगलों में भी कुछ ऐसे पौधे हैं या ऐसे पेड़ हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। किसी को वर्षा अधिक चाहिए, किसी को तापमान अधिक चाहिए, किसी को सर्दी चाहिए, और इस असंतुलन के कारण इसका प्रभाव हमारे धरातल पे देखा जा रहा है। और कारण वही है कि हम अधोसंरचना में बहुत विकास कर रहे हैं, वो भी आवश्यक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अधोसंरचना में भी सड़कें बनाना ज़रूरी है, मकान बनाना ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ
पर्यावरण का संतुलन बनाना भी आवश्यक है कि अगर हम क्या कहते सड़कें बना रहे हैं तो उसके किनारे हम पौधे वृक्षारोपण करें, नहरों के किनारे वृक्षारोपण करें, रेलवे ट्रैक है जो रेलवे लाइन है उसके किनारे हम वृक्षारोपण करें, या खेती के लिए हमने जितनी ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं उसमें हम मतलब खाद जो है वो देशी खाद या जैविक खाद का उपयोग करें, और 4 व्हीलर मांस का हम कम से कम उपयोग करें तो हमारे जैव विविधता का संतुलन भी जो असंतुलित होता जा रहा है वो बना रहेगा। हम जो भोजन आप घरों में देखते हैं कि बहुत भोजन फेंकने में उपयोग करते हैं, जबकि किसान उसको उत्पादन करने के लिए वो कितनी मेहनत करता है और उसका उत्पादन होकर हमारे तक पहुंचने में, हमारे डाइनिंग टेबल तक आने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप देखते हैं कि बच्चा अगर प्लेट में खाना छोड़ देता है तो फटाक से डस्टबिन में डाल दिया जाता है, तो उसको भी रोकना बहुत आवश्यक है। फिर ईंधन की बात आती है, जैसे अभी एक ने प्रश्न पूछा था आपको अरुण जी ने, तो जो कचरा है उसको कोशिश करें कि ना जलाना पड़े, उसको डंप किया जाए, कहीं गड्ढे में डंप किया जाए। और फिर हमारे किसानों की एक और है बात कि जब उत्पादन होता है तो पंजाब में ही बहुत बड़ी समस्या है, नरवाई जलाने की समस्या निकलकर सामने आती है, तो वो भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। मतलब धरती का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है पर्यावरण का तो वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेज हैं। और यहाँ पर हमें दर्शकों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पर्यावरण को संरक्षित करना है, जलवायु परिवर्तन को होने से रोकना है, तो आपको ये निश्चित करना होगा कि रोज़ की दिन की जब सुप्रभात हो, शुरुआत हो, तो आपको एक संकल्प लेना होगा कि आज मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूँगा। अगर हम कागज़ का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं कागज़ पेपर भी जो है पेड़ से ही बनता है, तो एक पेड़ को बचाने के लिए हम एक पेपर का उपयोग कम कर सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी कोशिशें कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने में काम आएंगी। हमारे साथ डॉक्टर निशा मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और क्योंकि मानसून का सीज़न है, कंजक्टिवाइटिस है और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भ्रम की स्थिति भी है, और डेंगू निरोध दिवस भी आज है, तो इस पर हम चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर निशा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार जी मैम, कंजक्टिवाइटिस तो फैल ही रहा है, लगातार देखने में आ रहा है कि अभी भी मानसून के सीजन में तेजी के साथ जो कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और अब जो ये पीरियड है वो 2-3 दिन से सप्ताह भर तक का हो गया मैम। हाँ जी। 2-3 दिन से यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट है तो 5 दिन में, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा सप्ताह भर लगता है जी। बस उसमें मेन प्रिकॉशन यही है कि दूरी बना के रखें लोगों से, और घर में जाए तो साबुन से हाथ धो लें जी। और आज डेंगू दिवस भी है, तो डेंगू दिवस में फीवर आए तो आप डेंगू की जांच जरूर अस्पताल में कराएं, क्योंकि एक बार डेंगू का केस बिगड़ जाता है, उसमें प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती हैं, फिर उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यदि फीवर आया तो डेंगू की जांच जरूर करा लें अस्पताल में जाके। जी मैम, आप हमेशा इस बात को भी कहती हैं कि अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि आंखों की बात जब होती है तो आंखों को साफ रखना मतलब दिन में 3 बार आंखें ज़रूर धोना है, और अगर आप लगातार बाहर रहते हैं तो चश्मे का उपयोग भी करना है। और डेंगू में भी कुछ ऐसा ही है कि आसपास सफाई रखना है, लेकिन पानी से बचना है। अगर साफ पानी भरा है तो उसको खाली करना है, नहीं तो डेंगू का जो मच्छर है वो आप पर हमला कर सकता है। आसपास पानी नहीं जमा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और डेंगू फिर मच्छर नहीं होंगे तो डेंगू भी नहीं होगा, नहीं मच्छर से ही डेंगू होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर निशा मिश्रा जी जुड़ी थी, जो साफ तौर पर बता रही थी कि कंजक्टिवाइटिस बीमारी गंभीर ज़रूर है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी अगर आपने रख ली तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ये बीमारी हो भी गई है तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाकर नेत्र रोग विशेषज्ञ से आप सलाह ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं। लेकिन बात डेंगू की भी हो रही है और बारिश का मौसम है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखना होगी। प्रकृति अपने आप को साफ करती है, लेकिन अपने घर के आसपास साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। और हम सब मिलकर अगर इस सफाई को रखेंगे तो डेंगू से हम ना सिर्फ लड़ सकते हैं बल्कि इसको फैलने से रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो हमारी भी आपसे अपील है कि अपने आसपास सफाई रखें। इसके अलावा आज हम पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ राज नारायण रघुवंशी जी भी हैं, उनके पास चलेंगे। राज जी, बात जलवायु परिवर्तन की भी है, पर्यावरण संरक्षण की भी है, और जिस तरीके से मैम बता रही थी कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा खतरनाक है पर्यावरण के लिए, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण भी एक तरीके से, क्योंकि लगातार इसकी गैसेस बढ़ रही हैं पूरे देश में। और यही कारण है कि ओजोन लेयर की अगर हम बात करें
तो उसमें जो होल हुआ है वो भी लगातार एक बड़ा विकराल रूप लेता जा रहा है। और आने वाले दिनों में अभी हम बात करते हैं कि गहरे धूप से अगर बचना है तो हम चश्मा लगा लें, लेकिन ये चिंता की बात भी है कि अगर अभी भी नहीं चेते तो कहीं ना कहीं परेशानी और बड़ी होगी। तो फिर तो आपको बारिश में रेनकोट पहनना पड़ता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिर आपको अल्ट्रावायलेट रेस से बचने के लिए रेनकोट पहनना पड़ेगा। आप कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है, हम ग्रीन हाउस गैसेस देखें तो उसमें n नंबर ऑफ गैसेस है जी। और उससे CO2 से भी ज़्यादा जो खतरनाक है वो हमारे लिए, जैसे हम फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, AC यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CClF4 जिसको हम जी, बोलते हैं, जी, वो और ज़्यादा डेंजरस है। और ये सारा ओजोन में और इसमें जो हो रहा है कि होल हो रहा है और उससे डायरेक्ट UV रेज आ रही है। बट इन सब का जो मैंने जिस तरह से मैं आपको फिर से उस पेड़ के ऊपर लेके जाऊंगा कि सबका एक ही ट्रीटमेंट है कि आपको ग्रीन डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब हम उस पे आए तो ये बढ़ क्यों नहीं रही है? हम जैसे कई वर्षों से प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं जैसे ही बारिश आती है हम एक पौधा लगाते हैं, बट होता क्या है कि वो पौधा जैसे ही मानसून जाता है 3-4 महीनों के बाद, तो वो पौधा भी जैसे फसल पक जाती है वो पौधा भी पक के सूखने लगता है। उसको जो बाकी चारों तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, उसके बाद में वो नहीं मिल पाता है। तो इसी सबको देखते हुए मैं कभी मतलब 2007 से इस फील्ड में प्लांटेशन के लिए काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो मैंने अपने बेसिकली मैं फार्मर हूँ, तो मैंने अपने यहाँ खेत की फेंसिंग पे कुछ टीक का प्लांटेशन किया था। तो हमने उसमें R&D करते करते देखा जो जो समस्याएं आई, कब उसको क्या सुरक्षा चाहिए, तो वो करते करते मुझे समझ में आया कि अगर एक ट्री को हमें लाइव करना है तो 5-7 ऐसे फैक्टर हैं। जैसे हम बोलते हैं हमारे पास में आज स्मार्टफोन है, स्मार्ट कार है, हम सारी चीज़ों पर स्मार्ट जा रहे हैं। तो मुझे ये आइडिया यार क्यों ना हम एक साथ डिवाइस बनाए जो पेड़ को ही स्मार्ट बना दे। तो हमने इसलिए जो डिवाइस बनाया और जिसके साथ में हम पेड़ इंस्टॉल करते हैं और लगाते हैं, तो हम लोग उसको स्मार्ट ट्री का हमने जो है नाम दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ सही में कि हम अगर कंपेयर करें कि मैं स्मार्ट हूँ कि पेड़ स्मार्ट है, तो आप हमेशा देखेंगे फीचर वाइज हम तो इस धरती में कार्बन इमिट कर करके बहुत ही ज़्यादा मतलब कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, बट एक पेड़ को देखें तो सही में वो स्मार्ट है कि इस धरा को इतना उसने सुंदर बना के रखा है। तो हमें हमारे प्लांटेशन के टूल टेक्निक चेंज करने पड़ेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल वे में जब हम लगाते हैं तो 15 से 20% का सर्वाइवल है, तो हम 100% की तरफ उसमें कैसे जाएं। मैम ने जैसे बताया कि रोड साइड है, नहर साइड है, फार्मर्स है तो अपनी फेंसिंग है। जैसे एक फार्मर अपनी फेंसिंग पे या खेत की मेड़ जिसको हम बोलते हैं, अगर टिक का ही प्लांटेशन करे तो एक 20 ईयर के अंदर मैं समझता हूँ कम से कम लाख रुपए का उसका एक पेड़ ही होगा। जैसे लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, ये जो योजनाएं भी हैं, मैं समझता हूँ एक फार्मर है और अगर वो 150 सागौन के ट्री लगाए तो आफ्टर 20 ईयर जो है वो उसका पूरा भरण पोषण और उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए, उस फार्मर के लिए, उस बेटी के लिए वो प्लांटेशन काफी कुछ तक मदद कर सकता है। हम अगर MP तो नहीं, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ पे इस तरह के काफी प्रयोग हुए हैं और भी कई स्टेट हैं जहाँ पे कई ग्राम पंचायतें भी हैं जिन्होंने ये लिया है कि बेटी हुई है तो हम 100 पेड़ लगाएंगे, 50 पेड़ लगाएंगे, और ये मॉडल काफी सक्सेस हुए। इससे मतलब एक तीर से कई निशाने वाला काम हो रहा है कि आर्थिक स्थिति भी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए हमें जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए जितना बायोमास चाहिए, जैसे आप एक पेड़ लगाते हैं तो कई टन कार्बन को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को जो हम कार्बन क्रेडिट से कनेक्ट करें तो अगर फार्मर्स, जैसे आज FPO की जो बात होती है कि नंबर ऑफ फार्मर्स अगर ग्रुप में प्लांटेशन करें, उसको कार्बन क्रेडिट के लिए क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह जो अपनी पूरी प्रोसेस है उसमें जाएं और उसको क्लेम करें, तो आपको उस बायोमास को जनरेट करने की वजह से एक तरह से पैसा मिलेगा। आप बोल सकते हैं कि वो हवा का पैसा है। तो इस तरह से हमें ये देखना होगा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, तो स्टेप वाइज छोटे छोटे स्टेप्स और टारगेट और लक्ष्य बना के हमें ग्रीनरी को, कवर को बहुत स्पीड में बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने जो डिवाइस के तो हमने उसका बारे में बोला ही है, सिक्योरिटी और फास्ट ग्रोथ जहाँ पे आपको चाहिए जी, और टारगेटेड आपको चाहिए कि मुझे इसी जगह पे प्लांटेशन करना है। आपका सपोज घर है, सामने फर्सी भी है, आप उस फर्सी को भी निकाल के लगाएंगे तो प्लांट उधर पे सर्वाइव करेगा। उसमें हमने किया क्या है, जो मैंने बताया कि जिस जिस फैक्टर से प्लांट मर जाते थे हमने वो उसमें कवर किए। जैसे सबसे पहली जरूरत क्या है, उसकी पानी, तो हमने एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर दिया हुआ उसमें, और उसमें 15 से 20 लीटर पानी आ जाता है। जी, ठीक है। दूसरा हमने जो फ्लड इरिगेशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। फ्लड में क्या होता है कि मैंने आपसे बोला सर मुझे पानी पीना है, आपने बाल्टी भर के भी मेरे सर पे डाला तो पी कुछ नहीं पाऊंगा। नहीं, बात तो ये हो गई सर, लेकिन इसमें जैसे आपने कहा कि पानी भी लगातार पी लें जी, तो डिहाइड्रेशन वाली स्थिति हो जाती है कि बोले नहीं भाई वॉशरूम जाना है जी। आप यहाँ पर पेड़ को लगातार इतना सारा पानी पिला देंगे, आपने जैसे कहा कि 20 से 15-20 लीटर पानी आप पिला देंगे जी, तो वो फिर पेड़ तक जाएगा। तो कई बार होता है ना कि हम छोटे से गमले में भी पेड़ लगाते हैं तो ये कहते हैं ना
कि 1 लोटा पानी ही बहुत डालना। सही सवाल किया सर आपने। जी। उसमें क्या है सर, फिर वो डिवाइस हमने इस तरह से बनाया, फ्लड नहीं है वो। जी। फ्लड से जब आप एक साथ देते हैं तो प्रॉब्लम्स है। उसमें मैं आपको गिनाता हूँ 5-7 उसके बेनिफिट्स जी, हैं। जी। हमने क्या किया, एक तो फ्लड को वहाँ पे हटाने के लिए उसमें ड्रिप दिया हुआ जी। है। जैसे मेरे मुंह में अगर कोई ड्रिप लगा दे और पानी रख दे तो एक एक बूंद का यूज होगा। अच्छा। जैसे मैम जियोग्राफी से हैं तो ये मैम ने भी बताया अभी कि आज हम अगर कंट्री के बारे में देखें तो हमारे 200 शहर हैं जो 0 डे पे बैठे हुए हैं। जी। रीजन क्या है, अपना पीने का पानी उनके पास नहीं है। तो जब हम एक पेड़ लगाते हैं और उसको रोज 10-20 लीटर आप पानी दे रहे हैं तो पानी तो आपके पास है नहीं, जी बिल्कुल। है ना। आप साउथ में जितना जाएंगे पानी का प्रॉब्लम। सवाल यही है, यही कारण है, कहा भी जाता है मोर ड्रॉप मोर क्रॉप। Exactly. ये इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मोर ट्री मोर वाटर और सारी चीजें चाहिए। हाँ। तो हमें एक पेड़ जरूर लगाना होगा। एग्जैक्टली और उसको जो ड्रिप भी है सर, हम उसको क्या करते हैं, उसके जो पेड़ होता है उसको पानी कहाँ से चाहिए। जैसे मुझे पानी जो है कि यहाँ पे ड्रिप लगेगा तो मैं पूरा पानी ले पा रहा हूँ, एक बूंद भी बेकार नहीं जा रहा। उसको जो उसका रूट जोन है उसके माइक्रो फाइबर्स में जब आप उस ड्रिप को कनेक्ट करेंगे तो टारगेटेड डिलीवरी हो रही है। तो उसका एडिशनल बेनिफिट क्या होगा कि ऊपर जो खरपतवार था उसे पता ही नहीं है कि यार ऊपर मतलब नीचे काम क्या चल रहा है, और ऊपर उसको पानी मिले तो वो जर्मिनेट होगा। तो नीचे पानी मिल रहा है तो ऊपर खरपतवार उसको बिल्कुल डैमेज नहीं करता। वो पाइप जो है 6 फीट का, वो ट्री गार्ड का भी काम करता है। उसके ऊपर हमने जो हम बिस्लेरी यूज करते हैं उसका हमने एक क्लॉथ बनाया हुआ, कपड़ा बनाया हुआ है। वो थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। गर्मी में पानी को ज़्यादा गर्म नहीं होने देगा, ठंडी में ज़्यादा ठंडा नहीं होने देगा। तो हमने वो सारे फैक्टर को उसमें लाने की कोशिश की है कि उस पेड़ को कैसे स्मार्ट बनाए कि जिधर लगाया उधर पे 100% उसका सर्वाइवल हो। और अभी तक हमारे जो मतलब उसमें अनुभव है कि हमने जब भी लगाया, मतलब उसको राउंड द ईयर लगाया। जनरली हम देखते हैं कि हम मानसून जैसे ही आता है, बारिश के मौसम में प्लांटेशन करते हैं। हम बोलते हैं कि आप 45 डिग्री में प्लांटेशन करवाओ तो भी उसके थ्रू प्लांटेशन होगा। तो हमें जिस तरह से बाकी चीज़ों में हम स्मार्ट हो रहे हैं और हमने जो पुराने अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ा है और नया जो है हमने मॉडर्न लाइफ स्टाइल को लिया है, तो हम अपने जो पेड़ हैं उनको भी इस तरह से स्मार्ट करें, मॉडर्न करें, और वो भी हमारी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। तो उसे हम छोड़े ना। कुछ वजह से मुझे लगता है हम छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल राज जी, आपने बड़ी बात कही है और राज जी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है और यही कारण है कि 3,500 से ज़्यादा जो पेड़ हैं, क्योंकि मैं पौधे नहीं कह रहा, पेड़ कह रहा हूँ, और इसको खास प्रक्रिया के तहत स्मार्ट ट्री बनाया है। ट्री तो सबने देखे होंगे, लेकिन स्मार्ट ट्री बनाया उन्होंने, और इस स्मार्ट ट्री को इस दावा भी कर रहे हैं इस बात का वो कि इस स्मार्ट ट्री को एक बार लगा दिया तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको परेशानी नहीं होने वाली और 100% रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। माधुरी दीक्षित जी भी हमारे साथ हैं। मैम, बात पेड़ों की हो रही है और पेड़ों की जब बात होती है तो सबसे पहले कुछ चीज़ नज़र आती है, क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा है और हम देख रहे हैं इस बात को कि बहुत ही खूबसूरत राजधानी भोपाल का नज़ारा है और कई जगह ऐसे नज़ारे हैं। और आप भी लगातार, क्योंकि भूगोल की आप विशेषज्ञ हैं, तो आप भी लगातार यात्राएँ करती हैं, तो जाती हैं, तो वहाँ की प्रकृति से आपका भी एक अलग टच रहता है। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम देखते थे पहले कि कहा जाता था कि बरसात का मौसम है तो इस डेस्टिनेशन पे चले जाओ, खूब अच्छा मौसम होगा। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी जगह पर कोई और मौसम देखने को होगा, लेकिन यहाँ पर अब स्थिति वैसी नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं। हाँ, टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है ना। जैसे आप हमारा जो उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ पे, या हमारे जो विदिशा और नरसिंहपुर और ग्वालियर जो क्षेत्र है वहाँ पे भी गर्मी के दिनों में भी जो है क्या कहते हैं 42 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अगर हमारा ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता रहा तो भविष्य में शायद हम इसके लिए 45 से 49 डिग्री टेम्परेचर पे चले जाएंगे। तो इसका हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। सर ने जैसे बात की थी कि पेड़ों की, मैंने अभी बाहर देखा कि लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में घरों का जो रंग पेंट किया जाता है वो वाइट कलर का को प्राथमिकता दी जाती है, जो तापमान को संतुलित करते हैं। और मियामी जो है अमेरिका का एक शहर है जहाँ पे पेड़ तो लगे हैं लेकिन उनकी सघनता पे काम किया जा रहा है कि उनका जंगल जो है वो घना होता जाए। तो हमें हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे भारत में भी इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। या हमारे जो वास्तुशास्त्र जो पहले इजिप्ट में या हड़प्पा के में जो मकान बनते थे जिनमें खिड़कियां छोटी होती थी, जो ठंडी हवा का प्रवेश करते थे, तो उस समय तो एसी नहीं था, है ना एसी था ना दूसरी चीज़ें थी, तो उसी हवा का उपयोग से तापमान को कम किया जाता था। तो हमें वास्तुशास्त्र के हिसाब से अभी अबू धाबी में, दुबई में इन चीज़ों पे काफ़ी काम हो रहा है कि अब बिल्डर जो है मकान का स्ट्रक्चर ही परिवर्तित कर रहे हैं ताकि नीचे से वायु जाए और ऊपर जाके बिना एसी के
बिना किसी बिजली की मदद जी, के वो ठंडी में हवा में परिवर्तित हो जाए। जैसे आपने पुराने किले देखे होंगे, पुराने गुंबद देखे होंगे, पुराने महल देखे होंगे, तो वहाँ पे हवा का आपने देखा होगा एक स्रोत रहता था, वहाँ तो एसी का उपयोग नहीं किया जाता। तो ऐसा कुछ हमें अपने मकान निर्माण में परिवर्तन करना चाहिए ताकि मकान निर्माण में भी यहाँ परिवर्तन करना होगा, क्योंकि प्रकृति लगातार परिवर्तन कर रही है और यही कारण है कि अब इसको संरक्षित करने की बात भी हो रही है, ये चिंता की बात भी है। और अगर साफ तौर पर हम देखें तो अभी भी नहीं जागे, तो जो मिशन है, सीधे तौर पर हम इसको मिशन इसलिए कह रहे हैं कि प्रकृति को बचाने का ये मिशन है और इसमें कामयाब होना है तो प्रकृति को बचाने के लिए इस मुहिम में सभी को साथ जुड़ना होगा। हम जल्द लौटेंगे, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। गुलशन के बाग़बां है, 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 गुलशन के और हम बात कर रहे हैं दर्शकों पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की, लेकिन कविताएं भी साथ हैं और हमने अल्प विराम लिया था और अल्प विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है। और हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ गए हैं, कविताओं की बात करेंगे। हमारे साथ अशोक कुमार धमेनिया जी हैं, वरिष्ठ गीतकार भी हैं, कवि भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बात जब मानसून की होती है या अगर बात होती है पर्यावरण की, जलवायु परिवर्तन की, तो हमने देखा है कि लेखक भी उस पर अलग अलग रचनाएं लिखते हैं और जब लोगों के मन तक वो चीज़ें पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो है पर्यावरण संरक्षित करने के लिए आगे भी बढ़ते हैं। तो सीधे अशोक जी के पास चलेंगे। अशोक जी, आप कैसे देख रहे हैं पर्यावरण जो है इसको बचाने की बात हो रही है, लगातार जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं? इस पर आपकी राय भी चाहूँगा, लेकिन कुछ कविताओं के माध्यम से कि दर्शकों को भी लगे। हम देखते थे कि 2 लाइनें हुआ करती थी और आज़ादी के जो इनकलाब के नारे हैं वो युवाओं के खून में देखने को मिलते थे। देखिए आकाश भाई, मैं पर्यावरण जो है वो हम सभी के चारों ओर मौजूद है जी, और इसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं है, अकेली सरकार कर भी नहीं सकती जी। इसमें जब तक जन चेतना जागृत नहीं होगी तब तक इसको पूरा किया जाना संभव नहीं लगता है जी। आपने देखा होगा, मैं तो ये कहता हूँ कि जो कोरोना पीरियड था हमारे यहाँ, उस वक्त सबसे अच्छा पर्यावरण रहा, ये रिपोर्ट बताती है हमारी, क्योंकि गाड़ियाँ धुआं निकलना बंद हो गया, रोडों पे लोगों का जाना बंद हो गया जी। जो भी गंदगी फैलाती थी वो सब बंद हो गए। तो मेरा कहना है कि चाहे पहाड़ खोदने का काम हो, पहाड़ तोड़ने का काम हो, चाहे इन कारखानों से जो धुआं और जहरीली गैसें निकल रही हैं जी, वो हमारे नदियों में बह रहा है। पॉलीथीन का आप देखिए कितना ज़बरदस्त भयावह प्रकोप चल रहा है कि हम लोग और इतने इलिटरेट रूप से काम करते हैं कि हम कहीं भी पॉलीथीन का कुछ हम भोजन वगैरह लेते हैं और उसको रोड पर फेंक देते हैं। वो हमारे यहाँ जानवर खाते हैं, उनके पेट फूल रहे हैं और बीमार हो रही हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। जी बिल्कुल। तो पर्यावरण बचाए रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है और यही सी जिम्मेदारी को मैं कविता के माध्यम से हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि जब वो इस कविता की 2 लाइनें खुद भी गाएं तो लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिले कि पर्यावरण बचाना। जी जी। तो मैं आप सभी को एक रचना अपनी पर्यावरण के सिलसिले में जी। चहके चिड़ियाँ नाचे मयूर, क्या बात। चहके चिड़ियाँ नाचे मयूर, मृग की कुलाच निर्विघ्न रहे, भौरों की गुंजन फूलों पर मधुमाता ये मधुमास रहे। चहके चिड़ियाँ नाचे मयूर, मृग की कुलाच निर्विघ्न रहे, भौरों की गुंजन फूलों पर मधुमाता ये मधुमास रहे। तो पियो पियो रटता है पपिया,
पियो पियो रटता है पपिया, स्वाति मेघ बुलाओ रे। धरती माँ के कोने कोने अनगिन पेड़ लगाओ रे। 1,00,000 टका की एक बात, 1,00,000 टका की एक बात, बगिया में फूल खिलाओ रे। क्या बात। धरती माँ के कोने कोने अनगिन पेड़ लगाओ रे। तो निर्झर झर झर झरे शिखर से, निर्झर झर झर झरे शिखर से, वन में कोयलिया कूके। निर्झर झर झर झरे शिखर से, वन में कोयलिया कूके। भाव भरो पीढ़ी में की अब कोई पेड़ न फिर सूखे। भाव भरो पीढ़ी में की अब कोई पेड़ न फिर सूखे। वासंती इस देश की चूनर, चुन्नट हरी लगाओ रे। धरती माँ के कोने कोने अनगिन पेड़ लगाओ रे। 1,00,000 टका की एक बात, आकाश भाई जी, 1,00,000 टका की एक बात, बगिया में फूल खिलाओ रे। धरती माँ के कोने कोने अनगिन पेड़ लगाओ रे। तो चिमनी धुआं उगलती देखो, प्रदूषण प्रलयकारी। चिमनी धुआं उगलती देखो, प्रदूषण प्रलयकारी। चिमनी धुआं उगलती देखो, प्रदूषण प्रलयकारी। ग्राम उद्योग लगाओ देश में, शुभ संकेत दिखे भारी। क्या बात। गांव गांव हाटों हाटों में ऐसा अलख जगाओ रे। धरती माँ के कोने कोने अनगिन पेड़ लगाओ रे। तो अपनाओ नहीं पॉलीथीन को, अपनाओ नहीं पॉलीथीन को, गौ की मुँह पुकार है। अपनाओ नहीं पॉलीथीन को, गौ की मुँह पुकार है। सरसरिता को स्वच्छ रखो, यह जीवन तत्व का सार है। सार तत्व को ध्यान में रखकर अपना कर्म निभाओ रे। धरती माँ के कोने कोने अनगिन पेड़ लगाओ रे। और इस कविता के एक अंतिम बंद मैं छंद पढ़ रहा हूँ, वो सुने कृपया। कि मत खोदो पर्वत को तुम, मत खोदो पर्वत को तुम, यह महाविनाश का द्वार है। मत खोदो पर्वत को तुम, यह महाविनाश का द्वार है। प्रकृति विरोधी हरकत करते यह कैसा विस्तार है। मत खोदो पर्वत को तुम, यह महाविनाश का द्वार है। प्रकृति विरोधी हरकत करते यह कैसा विस्तार है। और ये कैसा विस्तार है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किस अंदाज में हमारे अशोक कुमार दमीनिया जी ने इस बात को कहा कि लगातार प्रकृति के साथ और ख़ास तौर पर पर्वतों के साथ जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं उनको उजाड़ा जा रहा है, खिलवाड़ चल रही है। ये सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। ये जो पहाड़ हैं, नदियों के साथ में मानव जबरदस्त खिलवाड़ कर रहा है और इस खिलवाड़ का भोग भी खुद स्वयं भोग रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात, अफसोस की बात तो ये कि उसके बाद भी चेत नहीं रहा है। जी, चिंता की बात दर्शकों यही है। और किस तरीके से कविताओं के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि प्रकृति को बचाना है और इसके लिए जो खिलवाड़ प्रकृति के साथ हो रहा है उसे रोकने के लिए अब हमें जागना होगा। पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाने होंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उसके पहले हमारे साथ यहाँ पर चिकित्सक जुड़ गए हैं, डॉक्टर राकेश जी। सीधे उनके पास चलेंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है डॉक्टर राकेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए, लगता है उनको टेक्निकल कारण आवाज नहीं पहुंच रही होगी। राकेश सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अगर आज की हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण की बात भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर आज डेंगू निरोधक दिवस भी है। डेंगू से लोगों को बचाना है, तो यहाँ पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? डेंगू क्या है कि वायरस एक मच्छर जो होता है, एडीज मच्छर कहलाता है, जिसमें आर्बो वायरस होता है, उसके द्वारा फैलता है। तो ये क्या है कि ये मच्छर जो है
जमे हुए पानी में, जैसे बरसात के बाद अपन कूलर वगैरह में पानी नहीं निकालते, उसमें रहता है जी। पानी जमा हुआ, मनी प्लांट का है, गमले का पानी है, ये पानी बाल्टियों में पानी कई दिन तक रहता है, तो इनको अपने को खाली करना है बरसात के बाद, इनको साफ करके सुखा के रखना है। उसके अलावा अपन कपड़े वगैरह पहनते हैं तो फुल स्लीव पहनना, जिससे मच्छर नहीं काटते। जी। अच्छा, उसके बाद यदि डेंगू होता है तो उसमें लक्षण मिलेंगे आप, तेज बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, हाथ पैर दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, जी रेसेस तक आ जाते हैं इसमें, और सीवियर हो जाता है तो इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, जी नाक से हो सकती है, लेटरिन से हो सकती है, कहीं से भी खून आ सकता है, तो इसको अपने को इलाज कराना है। इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, वायरल है इसलिए। जी। तो इसमें सिम्टोमेटिक देते हैं, दर्द के लिए पैरास्टामोल जैसी टेबलेट देते हैं, और डाइक्लोफिनेक जैसी टेबलेट नहीं देना चाहिए तेज दर्द वाली। सर, और उसके अलावा पानी ये तो अधिक बात मात्रा सर में रोकथाम की आपने बता दी, लेकिन यहाँ एक समस्या ये भी है कि लोगों को जब बुखार आता है तो जिस तरीके से आपने बात भी कही कि पैरासीटामोल खाली विशेषज्ञ के पास नहीं पहुंचे, और कई बार डेंगू केसेस विकराल भी हो जाते हैं और इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि फिर उस समय विशेषज्ञों को भी बचाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे सर? नहीं, इसमें यदि तकलीफ हो रही है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो ठीक है, ज्यादा है तो अपने को अस्पताल में दिखाना जरूरी है, जिससे जांच होगी। जांच में क्या है, प्लेटलेट वगैरह कम हो जाती है तो वो देखते हैं, और सीवियर केसेस में और नॉर्मल जो सिम्टम होते हैं तो उसके आधार पर अस्पताल में ट्रीटमेंट करेंगे, सीरियस रहेगा तो उसके हिसाब से जांच करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर डेंगू की बात भी हमने की, हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक जुड़े थे जो साफ तौर पर बता रहे थे कि डेंगू को रोकना है तो हमें अपने आसपास सफाई रखना होगी, और सफाई रखने के साथ साथ इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि अगर बुखार आया है तो इसमें लापरवाही ना बरतें, तुरंत चिकित्सक के पास पहुँचे, जांच कराएं, तभी जाकर डेंगू से हम ना सिर्फ लड़ सकते हैं लेकिन बच भी सकते हैं और जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। हमारे साथ माधुरी दीक्षित जी भी हैं, प्रोफेसर हैं। मैम, बात कविताओं के जरिए भी हमने पर्यावरण संरक्षण करने की बात कही, लेकिन हम कार्यक्रम के अंतिम बेला में हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि यहाँ पर बात परिवर्तन की तो हो गई, लेकिन अब परिवर्तन प्रकृति को बचाने का के लिए चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे हम प्रकृति को बचाएं, और छोटे छोटे ऐसे कौन से कदम? बहुत सारे हैं और कुछ फॉलोअप भी किए जा रहे हैं जी। और सबसे विश्व स्तरीय पर जो है, आपने देखा होगा G20 एक कार्यक्रम चल रहा है जी। और विश्व स्तरीय पे चल रहा है, जिसके 20 देश उसके सदस्य हैं, और भारत ने 2023 में उसकी अध्यक्षता स्वीकार की है। और इसके तहत जो जितने भी अधिक जनसंख्या वाले देश ज़्यादातर इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं से विकसित देशों के बगैर विकासशील देशों में ये समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व यहाँ पे अधिक है। तो यहाँ भी G20 के माध्यम से कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका तहत सभी देशों को इसका पालन करना अनिवार्य है। अतः उनके ऊपर अगर पालन नहीं किया जाता तो कार्रवाई होगी, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया जैसा कि वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो पेट्रोल या जो ईंधन है जो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, उनका उपयोग कम से कम करे, और भोजन को नष्ट ना करे, और वृक्षारोपण के अलावा वृक्षों की सघनता को भी बढ़ाना आवश्यक है, जो बादलों को आकर्षित करते हैं। और ये इसके अलावा जो आम लोग हैं हमारे, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि हमारा कर्तव्य ये है, हमारे साथियों का कर्तव्य ये है कि वो घर में पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें, या अगर पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उसको डस्टबिन में डायरेक्ट डालने की बजाय उसका एक अलग, आजकल तो आपने देखा ही है कि 2 नगर निगम ने डस्टबिन दिए हुए हैं, और दोनों का उपयोग गीले कचरे के लिए, सूखे कचरे के लिए किया है, तो उसी का उपयोग करें, इधर ना फेंके। या जब हमारे पर्यटन जाते हैं जो पर्यटक स्थलों पे, वो वहाँ पे कचरा फेंक के आ जाते हैं उसका, क्योंकि देखिए हम अपने घर के आसपास तो आसानी से सफाई कर सकते हैं, लेकिन जंगलों में जाके, पहाड़ों पर जाके, या कहीं। जी बिल्कुल मैम, आपने बड़ी बात कही, क्योंकि आजकल बात भी हो रही है कि जंगल में जाकर पिकनिक मनाना है, 15-15 दिन के अलग अलग पैकेजेस और टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए जा रहे हैं रोजगार बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ चिंताएं भी हैं। और बहुत बड़ी बात की है दर्शकों, आप लोग भी ध्यान रखिए कि पॉलीथीन का उपयोग ऐसी जगह पर जाएं तो कम से कम ना करें। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अशोक कुमार धमनिया जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ कवि हैं, गीतकार हैं। सर, इतनी शानदार लाख टके की बात आपने दर्शकों को समझाई, कुछ ऐसी ही लाख टके से एक आगे बढ़कर कुछ कविताएं और सुनना चाहूँगा। देखिए आकाश जी, मैं एक रचना प्रस्तुत करता हूँ, पर उसके पहले ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी जमीन देवताओं की थी, जहाँ देवता वास करते थे, जहाँ उत्तराखंड वगैरह जहाँ थे,
और वहाँ क्लाइमेट बिल्कुल शुद्ध रहता था। जी। लेकिन आजकल ऐसे स्थानों को भी लोग बागों ने टूरिस्ट बना दिया है। जी, जी। और टूरिस्ट बनाने की वजह से वहाँ बहुत सारा सामान ले जाते हैं, सारा सब छोड़ते हैं, पॉलीथीन वगैरह छोड़ते हैं। और एक समय धीरे धीरे की यद्यपि हमारे यहाँ जागरूकता आई है, ऐसा नहीं है, पर्यावरण को शुद्ध रखने की जागरूकता आई है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाएं तो जो भी गंदगी पहले रहती थी वो आजकल नहीं दिखती है, क्योंकि लोग अपना डस्टबिन में जाकर के वो सामान डालते हैं। किंतु सवाल ये है कि अगर ये टूरिस्ट बना दिया गया इनको, पहाड़ तोड़े गए इनको, तो वहाँ भी ये दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रदूषण फैलने वाला है। निश्चित रूप और से इस सर, पर और सरकार को इसी दर्द को आप कविताओं के जरिए और- बखूबी कहते भी हैं, क्योंकि हमने देखा भी है उत्तराखंड में जो तस्वीरें निकल के आई हमने देखा भी सर। दर्शकों को वही इंतजार है कि प्रकृति का दर्द कविताओं के जरिए। तो मैं इस कविता की 2 पंक्तियां रह गई थी, वो सुन के फिर दूसरी कविता प्रस्तुत कर देता हूँ। ये दूसरी कविता डायरेक्ट सुना दूँ। जी, जी। ये लिखा था मैंने कि मत खोदो पर्वत को जी। तुम, मत खोदो पर्वत को तुम, यह महाविनाश का द्वार है। जी। प्रकृति विरोधी हरकत करते यह कैसा विस्तार है। जी। तो हिंसा घृणा लूट को तज कर अपनापन दर्शाओ रे, धरती माँ के कोने कोने अनगिन पेड़ लगाओ रे। लाख टका की एक बात, लाख टका की एक बात, बगिया में फूल खिलाओ रे। धरती माँ के कोने कोने अनगिन पेड़ लगाओ रे। और मैं आकाश जी दूसरी रचना के बारे में जो कहना चाहूँगा कि ये रचना हमने वसंत पीरियड पर लिखी थी, लेकिन इसका आधार भी पर्यावरण ही है। तो ये प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपको कि नहीं भौरे अब रस पान करें, नहीं भौरे अब रस पान करें, नहीं भौरे अब रस पान करें, नहीं तितली रंग बिखेरे अब, नहीं भौरे अब रस पान करें, नहीं भौरे अब रस पान करें, नहीं तितली रंग बिखेरे अब, सब भेंट चढ़ा विकरण के है, कैसे मधुमास निहारें अब, कैसे मधुमास निहारें अब। तो कलियां खिली, कलियां खिली, भृंग बिन देखो परिरंभण स्वाद हो गया। कलियां खिली भृंग बिन देखो परिरंभण स्वाद हो गया। मनो बिगड़ते परिमंडल में जीवन का अभिप्राय खो गया। तो किससे कहवें, किससे कहवें, किसको सुनवें, हैं दिखती नहीं कहारें अब, कैसे मधुमास निहारें अब, कैसे मधुमास निहारें अब। तो कोयल की कुछ तान कम गई, कोयल की कुछ तान कम गई, काग काँव भी जाम हो गई। कोयल की कुछ तान कम गई, काग काँव भी जाम हो गई। अमराई में खुशबू नैया, धूरा पग पग आम हो गई, धूरा पग पग आम हो गई। कोयल की कुछ तान कम गई, काग काँव भी जाम हो गई। अमराई में खुशबू नैया, धूरा पग पग आम हो गई। तो धूर धुआं के उठें गुब्बारे, धूर धुआं के उठें गुब्बारे, कौनन में छिपी बहारें अब, कैसे मधुमास निहारें अब, कैसे मधुमास निहारें अब। और सुने इसका एक बंद कि टेसु अमलतास से कहता, टेसु अमलतास से कहता है समय नहीं अब सजने का। टेसु अमलतास से कहता है समय नहीं अब सजने का। रंग गुलाल रसायन बनते क्या मतलब अब खिलने का। रंग गुलाल रसायन बनते क्या मतलब अब खिलने का। तो दूषित मानव हुए अधिकतर, दूषित मानव हुए अधिकतर, खो गई प्रेम फुहारें अब, कैसे मधुमास निहारें अब, कैसे मधुमास निहारें अब। और अगला बंद सुनिए कि जितने कैसे मधुमास निहारे हम। और लाख टके की बात आपने न सिर्फ कही बल्कि दर्शकों को भी समझाई कि प्रकृति को हरा भरा बनाना है तो पेड़ लगाओ रे और प्रकृति को हरा भरा बनाओ रे।
तो यहाँ पर दर्शकों ये स्पष्ट है कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमको यहाँ पर गंभीर होना होगा, सजग होना होगा और अपनी छोटी छोटी आदतों के ज़रिए हमें इस बात की पहल करनी होगी कि हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हम कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। और सर लाख टके की बात आपने सुनाई, लेकिन ये बात जो है लाख लाख करके करोड़ के पार हो गई। तो कार्यक्रम की अंतिम बेला में मैं 2 पंक्तियां और सुनना चाहूँगा आपसे कि ऐसी 2 पंक्तियां जो युवा को भी मजबूर कर दे कि पर्यावरण को बचाना। तो मैं इसी रचना जी, की कुछ जी, पंक्तियां जी, से मैं जी, आगे बढ़ाता हूँ, उनको जी, पूछता हूँ। जी बिल्कुल कि सर, टेसु कुछ ही समय रह गया है, चंद लाइनों में समझना चाहूँ। जी अच्छा जी तो जितने जीव जंतु धरती पर जी सब का सब भक्षण होता है। जितने जीव जंतु धरती पर सब का सब भक्षण होता है। मधुमक्खी भी गुमसी हो गई और पपीहा यूं रोता है, और पपीहा यूं रोता है। परिमंडल सब बिगड़ा सा है, परिमंडल सब बिगड़ा सा है, न आती स्वाति फुहारें अब कैसे मधुमास निहारें, अब कैसे मधुमास निहारें अब। और आकाशी 4 पंक्तियां अंतिम पंक्तियां हैं इसकी, वो सुने कि जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में अफरा पेट आज लगता है। जीवन की आपाधापी में अफरा पेट आज लगता है। प्रेम रंग मन से है गायब, साज से युत चेहरा दिखता है। प्रेम रंग मन से है गायब, साज से युत चेहरा दिखता है। तो मैला मन दर्पण न छिपता, सबके पथ के कंटक हुंकारें अब कैसे मधुमास निहारें, अब कैसे मधुमास निहारें। क्या बात है सर, कैसे मधुमास निहारे हम। तो देखिए अशोक जी ने मधुमास को प्रकृति से के रूप में बताया है और इस बात को समझाया है कि अगर प्रकृति को निहारना है, जो तितलियां हम पहले देखते थे अगर उनको देखना है तो इनको बचाने के लिए अब काम करना होगा। कार्यक्रम में चलते चलते हमारे साथ प्रोफेसर माधुरी दीक्षित जी भी हैं। मैम क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि पर्यावरण की तो बात हो ही रही है। हाँ। तो अब जाते जाते ऐसी 2 लाइनें संक्षेप में आपसे भी समझना चाहूँगा जो जीवन में लोग उतार लें तो यहाँ पर लोग पर्यावरण बचा सकते हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन का मनुष्य पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ बहुत सारे लोग एक एलर्जी की बात करते हैं कि मुझे उससे एलर्जी है, मुझे किसी खाने से एलर्जी है जी। और बहुत सारी बीमारियां भी है जो हमें कष्ट दे रही हैं और ये सारा जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। तो जब हमारे ऊपर बात आ गई है तो अब हमें इसका संरक्षण करना या जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है। बहुत छोटी छोटी बातें करनी है, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और प्लास्टिक से ही बहुत सारी बातें। स्वच्छ पानी के लिए आप नदियों में कचरा ना फेंके, नदियों को स्वच्छ रखने के लिए प्रण करें और जो हमारे तालाब है, कुंड है, वहाँ पे भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उसका कम से कम उपयोग करें, केमिकल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ना करें और क्या खान पान का विशेष ध्यान रखें और हाइजीनिक का भी ध्यान रखें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। और आपने देखा भी है कि कोरोना के समय हमने जो स्वच्छता का उपयोग किया था, जैसा कि सर ने भी कहा है कि बिल्कुल प्रदूषण रहित हमको सारा वातावरण मिला था, तो ऐसे वातावरण को बनाए रखें और यही मेरी अपेक्षा है आम जनता के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण में सहयोग दे। जी बिल्कुल, तो पर्यावरण में दर्शकों यहाँ सहयोग देना होगा, आपको भी सहभागिता निभाना होगी। अशोक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कार्यक्रम में चलते चलते आपसे एक छोटा संदेश लेना चाहूँगा जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं, संक्षेप में छोटा सा संक्षेप में मैं 4 पंक्तियां, चूंकि कवि हूँ तो जो भी कहूँगा कविता के रूप में कहूँगा। जी। 4 पंक्ति जो आपने कहा था युवा को संदेश जाए ऐसी रचना, तो मैं ये 4 पंक्तियां हर मंच पे सुनाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वो पूरी करना चाहता हूँ कि मंत्र एक मैं देता हूँ, जी मंत्र एक मैं देता हूँ, जी चीनी वस्तु नकार करो, अरे अपने देश में जो बनता है उसका प्रयोग प्रसार करो। मंत्र एक मैं देता हूँ, चीनी वस्तु नकार करो, अपने देश में जो बनता है उसका प्रयोग प्रसार करो।
आज विदेशी सामानों की होली पुनः जलाना है। घर घर हो ये बंधन बारे समझो और समझाना है। तो मन की चाहे यही है अपना कर्म सजाया करता हूँ। मन की चाहे यही है अपना कर्म सजाया करता हूँ। भारत माता के बंधन नित शीश झुकाया क्या बात है, करता हूँ। भारत माता को शीश झुकाते हैं और भारत माता को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण करना भी जरूरी है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अगली बार फिर कार्यक्रम में किसी और विषय के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।